हेलो गाइस, इस वीडियो से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। इससे पहले हमने गुप्ता एंड गुप्ता बुक के कुछ सब्जेक्ट कवर किए हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर एनालिसिस, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, आरसीसी, हाईवे इंजीनियरिंग और सॉइल मैकेनिक्स, ये सब्जेक्ट हमने कवर किए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द हेवीएस्ट आई सेक्शन फॉर सेम डेप्थ इज़। यहाँ पर 4 आपको सेक्शन दिए गए हैं, आई सेक्शन, उनकी डेप्थ सेम है और आपको पूछा गया कि यदि डेप्थ सेम होगी तो कौन सा हेवी होगा, किसका वेट सबसे ज़्यादा होगा। तो पहले हम इनके फुल फॉर्म देख लेते हैं। ISJB, टोटल 5 सेक्शन होते हैं आई सेक्शन। ISJB इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम्स, जो कि स्मॉल डेप्थ के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में सेम डेप्थ दी गई है। सेकेंड, ISMB इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम्स। ISLB इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम। ISHB इंडियन स्टैंडर्ड हेवी बीम्स। ISWB इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम। ये 5 सेक्शन होते हैं। इसमें पहले वाला जो सेक्शन है वो स्मॉल डेप्थ के लिए यूज़ किया जाता है, सेकंड मीडियम के लिए, थर्ड जो ISLB है ये लाइट वेट होता है और फोर्थ हेवी वेट। लेकिन आपको क्वेश्चन में जो डेप्थ दी गई है वो क्या है, सेम है सभी की, सभी सेक्शन की डेप्थ सेम है। यदि इस टाइप का यदि क्वेश्चन पूछा जाता है, डेप्थ सेम होती है, तो हेवी बीम इसका वेट सबसे अधिक होगा और सबसे कम होगा लाइट बीम का। सबसे ज़्यादा वेट होता है हेवी बीम, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा यदि इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर सी इज़ करेक्ट। इंडियन स्टैंडर्ड हेवी बीम, इसका वेट सबसे अधिक होगा, हेवीएस्ट बीम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन केस ऑफ सिंगल एंगल्स इन टेंशन कनेक्टेड बाय वन लेग ओनली, द नेट इफेक्टिव एरिया एज पर IS 800 इज़। एक सिंगल एंगल है, टेंशन में है, जो कि कनेक्टेड है, टेंशन मेंबर है, कनेक्टेड है, वन लेग ओनली, तो आपको नेट इफेक्टिव एरिया पूछा गया कितना होगा। व्हेन टेंशन मेंबर्स आर कनेक्टेड टू अ गसेट प्लेट बाय रिवेट्स आर बोल्ट, सम मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन ड्यू टू बोल्ट आर रिवेट होल्स, द नेट एरिया एट एनी सेक्शन इज इक्वल टू द ग्रॉस एरिया माइनस द डिडक्शन फॉर होल्स एट दैट सेक्शन। ठीक है, टेंशन मेंबर यदि कनेक्ट किया जाता है गजेट प्लेट से, तो उस केस में हम किससे करते हैं उसको, रिवेट या बोल्ट, वेल्डिंग से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे रिवेट और बोल्ट के बारे में। टेंशन मेंबर को कनेक्ट किया जाता है गजेट प्लेट से रिवेट और बोल्ट की सहायता से। यदि हम रिवेट और बोल्ट की सहायता से उन्हें उसको कनेक्ट करते हैं, जैसे ये गलत प्लेट है, ये एंगल है, इनको यदि कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें बोल्ट या रिवेट का यूज़ करना होगा। तो जहाँ पर हम बोल्ट या रिवेट का यूज़ करेंगे उसके लिए हमें क्या करना होगा, वहाँ पर एक होल करना होगा। तो उस होल करने से जितना भी मटेरियल हम निकालते हैं, ठीक है, जितना मटेरियल हम रिमूव करेंगे उतना उसका एरिया क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम टेंशन मेंबर है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नेट एरिया हमारा क्या होगा, द नेट एरिया एट एनी सेक्शन इज इक्वल टू द ग्रॉस एरिया, ठीक है, जो उसका ग्रॉस एरिया था, माइनस द डिडक्शन फॉर होल्स एट डेट सेक्शन, और उस सेक्शन पे जो होल का एरिया है, रिवेट या बोल्ट के लिए जो होल बनाया गया है उसका एरिया हम माइनस कर देते, तो उससे क्या निकलेगा, नेट एरिया। और यही आपको पूछा गया है, नेट इफेक्टिव एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आप ये ध्यान रखना, नेक्स्ट एक आएगा क्वेश्चन, उसमें आपको पूछा जाएगा कि टेंसाइल स्ट्रेस है, उसको यदि हम कैलकुलेट करते हैं उसके लिए कौन सा एरिया कंसिडर करते हैं, नेट एरिया। ये आपको ध्यान रखना है, टेंशन के लिए नेट एरिया, टेंसाइल स्ट्रेस निकालना है उसके लिए हमें नेट एरिया की आवश्यकता होती है। इसमें 3 केस हम देखते हैं। पहला केस होगा सिंगल एंगल्स इन टेंशन कनेक्टेड बाय वन लेग ओनली, ये एक लेग से कनेक्टेड है, ठीक है, ये एंगल है, इसकी 2 लेग होगी, ये एक लेग कनेक्टेड है गजेट प्लेट से और दूसरी कनेक्टेड नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जो कनेक्टेड नहीं होती वो कहलाती आउटस्टैंडिंग लेग, और जो कनेक्टेड होगी उसको हम कहेंगे कनेक्टेड लेग। अब इसका नेट इफेक्टिव एरिया फॉर्मूला क्या होगा, नेट इफेक्टिव एरिया A1 + K1 × A2,
ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। A1 का मतलब यहाँ पर क्या होगा, A1 इज़ द एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग और A2 है एरिया ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग। ये है A2 और ये होगा A1। यदि हम A1 निकालेंगे तो यहाँ पर हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, जो होल का डायमीटर होगा, ठीक है, डायमीटर ऑफ होल A1 कितना होगा, B, ये B है, B माइनस D इंटू T माइनस 2, जो थिकनेस होगी इसकी थिकनेस बाय 2, थिकनेस बाय 2 और मल्टीप्लाई क्या होगा यहाँ पर T। ये सिंपल फार्मूले A1 A2 के। यहाँ पर हम होल का ये D माइनस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी होल नहीं है, जो आउटस्टैंडिंग लेग है, जो कि अनकनेक्टेड लेग है, वहाँ पर होल माइनस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसका एरिया कितना होगा, A माइनस T बाई 2 इंटू टी। अब ये K1 कितना होता है, K1 यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कौन से केस में, सिंगल एंगल्स इन टेंशन कनेक्टेड बाय वन लेग ओनली। यदि एक लेग कनेक्टेड है गजट प्लेट से, उस केस में K1 कितना होता है, 3A1 डिवाइडेड बाई 3A1 प्लस A2। अब इस K1 की वैल्यू यदि हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, तो नेट इफेक्टिव एरिया कितना होगा, A1 प्लस K1 की यदि हम रखेंगे 3A1 A2 पहले से है वहाँ पर, डिवाइडेड बाय 3A1 प्लस A2। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा यहाँ पर, A1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस A2 बाई A1 और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 का मतलब 0.33। ठीक है, सिंप्लीफाई करना सिंपल है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आंसर हो जाएगा बी, A1 प्लस K1 A2 और यहाँ पर K1 कितना है, 3A1 डिवाइडेड बाय 3A1 प्लस A2। ये आपको यहाँ पर वैल्यू रखना है इसकी, तो ये आंसर आएगा बी। इसकी और हम कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पर तो पहली कंडीशन आपको गिवन थी, इन केस ऑफ सिंगल एंगल्स इन टेंशन कनेक्टेड बाय वन लेग ओनली। ये पहली कंडीशन थी। दो और कंडीशन होती है, वो भी हम देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन द केस ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स बैक टू बैक आर अ सिंगल टी इन टेंशन कनेक्टेड बाय ओनली वन लेग ऑन ईच एंगल आर बाय द फ्लेंज ऑफ अ टी टू द सेम साइड ऑफ द गजेट प्लेट। तो इस केस में नेट इफेक्टिव एरिया कितना होगा, जो आपको इसमें गिवन है। इसमें आपको कहा गया कि जो एंगल है वो बैक टू बैक कनेक्टेड है, मतलब जो एंगल है, ठीक है, ये एक एंगल है, ये एंगल का बैक है, दूसरा एंगल यहाँ पर इस तरीके से है। ये एग्जांपल आप देख सकते हो, एंगल बैक टू बैक है तो उसको हम टी भी कह सकते हैं, सिंगल टी बनाएगा वो, ठीक है। ये एक एंगल है, ये बैक टू बैक है तो एक टी भी हम उसको कह सकते हैं, या तो दो एंगल होंगे या एक टी, और वो कनेक्टेड है ओनली वन लेग ऑन ईच एंगल, ठीक है, बाई द फ्लेंज ऑफ अ टी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि टी की जो फ्लेंज है वो कनेक्टेड है। ये आपको पता होगा, टी है तो टी में इसको हम फ्लेंज कहते हैं और ये वेब कहलाती है, ये वेब है और इसको कहा जाता है फ्लेंज। सेम साइड ऑफ द गजेट प्लेट। तो इस केस में नेट इफेक्टिव एरिया कितना होता है, A1 प्लस K2 A2 और K2 कितना होगा 5A1 प्लस A2। ये भी आंसर आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसका भी एक आंसर यहाँ पर आप देख सकते हो, यदि हम वैल्यू रखेंगे तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पर गिवन है। ये वाला जो है ये कौन सी कंडीशन के लिए होगा, ये सेकेंड केस के लिए होगा। थर्ड केस, इन द केस ऑफ डबल एंगल्स आर टीज कैरिंग डायरेक्ट टेंशन प्लेस्ड बैक टू बैक एंड कनेक्टेड टू बोथ साइड्स ऑफ द गजेट। ये थर्ड केस आपको ये फिगर देख सकते हो, यहाँ पर थर्ड केस दिया हुआ है। इसमें डबल एंगल है, ठीक है, डायरेक्ट टेंशन में है और उसको बैक टू बैक रखा गया है, सेम साइड कनेक्टेड नहीं है वो, ठीक है। एक एंगल इस साइड कनेक्ट है और एक एंगल दूसरी साइड कनेक्ट है, मतलब दोनों साइड गजेट के दोनों साइड कनेक्टेड है एंगल। उस केस में नेट इफेक्टिव एरिया कितना होगा, ग्रॉस एरिया ऑफ द सेक्शन। अब ये यहाँ पर क्या होगा, होल हम एक ही माइनस करेंगे, एरिया ऑफ होल्स, जितना भी एरिया होगा इस होल का वो माइनस कर देंगे। तो सिंपल तीन फॉर्मूले आपको याद रखना, ये भी आपको दिया हुआ, तीनों आंसर आपको दिए हुए हैं यहाँ पर, तीनों केस के तीन आंसर होंगे। ये केस फर्स्ट का आंसर है, केस सेकेंड और केस थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आंसर बी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 3, एज पर IS 800 द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन अ बीम शुड नॉट एक्सीड। IS 800 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होता है बीम में, ये लिमिट आपको याद रखना है, स्पान बाई 325, ये मैक्सिमम लिमिट है डिफ्लेक्शन की, इससे अधिक नहीं होगा। जनरली द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फॉर अ बीम shall not exceed span by 325. Question number 4, bending, compressive and tensile stresses respectively are calculated based on। तो ये मैंने आपको बताया था सेकेंड क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं। टेंशन मेंबर है जहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेसेस आती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, नेट एरिया यूज़ करते हैं। बेंडिंग कंप्रेशन के लिए ग्रॉस एरिया यूज़ किया जाता है और टेंसाइल स्ट्रेस के लिए नेट एरिया, ठीक है। जहाँ पर कंप्रेसिव आता है वहाँ पर हम टोटल एरिया लेते हैं, वहाँ पर जो होल है उसका जो डाया होगा, ठीक है, उसको हम माइनस नहीं करते, वहाँ पर हम क्या लेते हैं, बेंडिंग कंप्रेसिव के लिए जो क्रॉस सेक्शन आएगा, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं हम बेंडिंग कंप्रेशन में, तो वहाँ पर ग्रॉस एरिया कंसिडर करते हैं और टेंसाइल स्ट्रेस के लिए नेट एरिया। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर B is correct. Question number 5, if the thickness of thinnest outside plate is 10 mm, then the maximum pitch of rivets in tension will be taken as। थिकनेस आपको गिवन है, जो थिनेस्ट आउटसाइड प्लेट है उसकी 10 mm गिवन है, मैक्सिमम पिच कितनी होगी रिवेट्स की इन टेंशन, ठीक है, टेंशन में आपको पूछा गया कि टेंशन में कितनी होगी रिवेट की पिच। IS कोड हम देख लेते हैं, यहाँ पर IS कोड, वैसे आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर IS कोड जो स्टील के लिए है IS 800, ठीक है, IS 800 है, दो है, एक 1984 ये जब रिवाइज हुआ था तब एक और कोड था 2007 में, मतलब इसका रिवीजन हुआ था 2007 में। तो IS 800 1984 ये आपको स्टील जो गुप्ता एंड गुप्ता बुक है, ठीक है, उसमें आपको सारे क्वेश्चन किससे मिलेंगे, IS 800 1984, जितने भी आंसर है वो इससे दिए गए हैं आपको। लेकिन अभी जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो आपको 2007 से पूछे जाते हैं, तो हम दोनों IS कोड को डिस्कस कर लेंगे। यहाँ यदि हम पिच की बात करते हैं तो पिच जो गिवन है दोनों कोड में सेम आंसर होगा, इसीलिए हम एक कोड को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर द डिस्टेंस, ये कोड आप देख सकते हो, क्लोज यहाँ पर क्या है, क्लोज नंबर 10.2.3.2, the distance between the centers of two adjacent fasteners pitch in a line lying in the direction of stress। पिच की डेफिनेशन आपको गिवन है, जो कि कितनी नहीं होती है, किससे अधिक नहीं होती है, shall not exceed 16 T or 200 mm whichever is less in टेंशन मेंबर। ये आपको ध्यान रखना, टेंशन मेंबर में 16 टाइम्स T और 200, इसमें से जो भी कम होगा, ठीक है, उससे अधिक नहीं होगी पिच। और कंप्रेशन मेंबर की बात करते तो कितना होगा, 12T और 200, वेयर T इज द थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट। T क्या है, थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं 16T और 200, 16T और 200। T आपको दिया हुआ है 10 mm, तो T की जगह 10 रखेंगे तो कितना होगा, 16 × 10 160 mm। दोनों में से कम कौन सा है, 160 mm, तो आंसर क्या होगा हमारा 160 mm, 160 mm। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर B इज करेक्ट। कंप्रेशन के लिए अब आपको याद रखना है 12T और 200। ये आप देख सकते हो पिच इसको कहेंगे, दो एडजेसेंट रिवेट यहाँ पर जो दिए गए हैं, ये जो लाइन है तो इसको क्या कहा जाएगा, पिच कहा जाएगा। ये लोड की लाइन ऑफ एक्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, एज पर IS 800 द थिकनेस ऑफ स्लैब बेस इज गिवन बाई। फॉर्मूला आपको पूछा गया है, फॉर्मूला हम दोनों कोड से देखेंगे, दोनों कोड से अलग अलग फॉर्मूले हैं। पहले हम देख लेते हैं IS कोड
800 तो रहेगा ये, 1984 और 2007। तो पहले हम देख लेते हैं 1984 से क्या होता है फॉर्मूला। स्लैब बेस columns with slab base need not be provided with gusset, but fastenings shall be provided sufficient to retain the parts securely in plate and to resist all movements and forces other than direct compression, including those arising during transit, unloading and erection। स्लैब बेस की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कॉलम के साथ स्लैब बेस की आवश्यकता नहीं होती है। कब उसकी आवश्यकता नहीं होगी? यदि हम क्या करते हैं, वहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं फास्टेनिंग। तो हमें, अगर हम वहाँ पर स्लैब बेस की आवश्यकता नहीं होती, नहीं प्रोवाइड करेंगे गज़ट के साथ में, ठीक है। कब नहीं करते? जब हम फास्टेनिंग का यूज़ करते हैं सफिशेंट क्वांटिटी में। यदि हम फास्टेनिंग का यूज़ करते हैं, फास्टेनिंग का मतलब हो जाता है जो दो मेंबर को आपस में कनेक्ट करता है। एग्जाम्पल होगा रिवेट या बोल्ट। When the slab alone distributes the load uniformly, the minimum thickness of a rectangular slab shall be given by a following formula। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो आंसर हमारे, यदि हम फॉर्मूले से देखेंगे तो आंसर क्या होगा? आंसर बी आपको गिवन है फॉर्मूला। 3W सिग्मा बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। ये सिग्मा बी एस है। अब इनकी मीनिंग्स देख लेते क्या होता है। टी का मतलब द स्लैब थिकनेस इन mm, W द प्रेशर आर लोडिंग ऑन द अंडर साइड ऑफ द बेस इन मेगा पास्कल, ए द ग्रेटर प्रोजेक्शन ऑफ द प्लेट बियॉन्ड कॉलम इन mm, बी द लेजर प्रोजेक्शन ऑफ द प्लेट बियॉन्ड द कॉलम इन mm, एंड सिग्मा बी एस द प्रिंसिपल बेंडिंग स्ट्रेस इन द स्लैब बेसेस फॉर ऑल स्टील्स सेल बी एज्यूम्ड एस 185 मेगा पास्कल। तो सिग्मा बी एस एज्यूम की कितना करते हैं हम स्टील के लिए? 185 मेगा पास्कल। तो ये फॉर्मूला हमने किससे देखा? 1984, ठीक है। कोड कौन सा था? 1984। नेक्स्ट कोड हम यहाँ पर देख लेते 2000। ये पेज नंबर 47 पे दिया गया है कोड में। तो इसके लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला कितना होगा? थिकनेस कितनी होगी स्लैब बेस की? अंडर रूट ऑफ 2.5W ए स्क्वायर माइनस 0.3 बी स्क्वायर गामा एम नॉट डिवाइडेड बाई एफ वाई। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी यहाँ पर गिवन है, ग्रेटर देन टी एफ। तो दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ये भी अब एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब आपको, यदि आप सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम में कौन से कोड से क्वेश्चन पूछा गया है वो कैसे पता करेंगे, तो या तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कौन सा कोड है। जैसे यहाँ पर आपको सिर्फ क्या दिया हुआ है? 800 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको 800 में 1984 यूज़ करना है या 2007 यूज़ करना है, वो कैसा पता चलेगा? आपको आंसर देख के पता चल जाएंगे। जो आंसर है वो आंसर यहाँ पर 2007 वाला कोई सा भी यहाँ पर आंसर उससे रिलेटेड आंसर नहीं है। या तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कौन सा IS कोड यूज़ करना है, या फिर आपको आंसर जो ऑप्शन है वो इस प्रकार से दिए होंगे जिससे कि आप समझ जाओगे कि कौन सा IS कोड यूज़ करना है। Question number 7. In a gazetted base, when the end of the column is machined for complete bearing on the base plate, then the axial load is assumed to be transferred to base plate। देखते हैं इस क्वेश्चन को, समझते हैं हम। If the column ends and gusset material are not faced or machined for complete bearing, the fastener are designed for the total force to be transferred। इसका मतलब क्या होगा कि जो कॉलम के एंड होते हैं और जो गज़ट मटेरियल होता है, यदि उसको फेस्ड या मशीन्ड नहीं किया जाता है कंप्लीट बियरिंग के लिए, तो उस केस में क्या होगा कि जितना भी लोड ट्रांसफ़र होता है वो लोड ट्रांसफ़र कैसे होगा? जो फास्टनर होते हैं, फास्टनर का मतलब मैंने समझाया आपको क्या होता है, जो दो मेंबर को जॉइंट करते हैं, जैसे कि बोल्ट और रिवेट, ये एग्जांपल होंगे। तो जितना भी लोड ट्रांसफ़र होता है वो कैसे ट्रांसफ़र होगा? इनके द्वारा। 100% किसके द्वारा होता है? फास्टनर की सहायता से। लेकिन यदि हमने वहाँ पर जो कॉलम के एंड है वो कम्प्लीटली बियरिंग किए गए हैं, किससे? मशीन्ड या फेस्ड बियरिंग किया गया है, तो उस केस में क्या होता है कि कुछ परसेंट में लोड कॉलम भी ट्रांसफ़र करता है और कुछ परसेंट में क्या होता है कि जो फास्टनर होते हैं वो भी ट्रांसफ़र करते हैं। तो कितना कितना परसेंटेज होता है? 50%। इफ़ दे आर फेस्ड आर मशीन्ड फॉर कंप्लीट बियरिंग,
50% ऑफ द फोर्सेस आर ट्रांसफर्ड डायरेक्टली बाय द कॉलम, तो कॉलम के द्वारा 50% लोड ट्रांसफर होता है और 50% किससे होता है, फास्टनर। समथिंग डेट फास्टन थिंग्स टुगेदर, ठीक है, दो चीज़ों को आपस में जोड़ने वाला जो मटेरियल होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, फास्टनर कहेंगे। ये आप देख सकते हो यहाँ पर फिगर बना हुआ है, ये फ्लेंज, ये वेब, ये मैंने समझाया था आपको, आई या टी बीम की बात करते हैं, ठीक है, ये आई है तो इसको हम वेब कहेंगे और ये फ्लेंज होगी, वेब फ्लेंज, ये कॉलम, गज़ेट प्लेट, क्लीट एंगल, गज़ेट एंगल भी जिसको कहा जाता है, बेस प्लेट, रेक बोल्ट या उसको होल्डिंग डाउन बोल्ट कहा जाता है, सीमेंट कंक्रीट बेस जिसके ऊपर की कॉलम यहाँ पर कम्प्लीटली बनाया गया है। तो आपको यहाँ पर समझना क्या है इस क्वेश्चन में, जो कॉलम है यदि वो उसमें कॉलम में जो गज़ेट मटेरियल है उनको यदि फेस्ड या मशीन नहीं किया गया है बेयरिंग के लिए, तो उस केस में सारा की सारा लोड 100% जो लोड होगा वो कौन ट्रांसफ़र करेगा, फास्टनर। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, व्हेन द एंड ऑफ कॉलम इज मशीन्ड फॉर कंप्लीट बेयरिंग ऑन द बेस प्लेट, कंप्लीट बेयरिंग है मशीन के द्वारा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो लोड ट्रांसफ़र होगा वो 50% कॉलम के द्वारा होगा या डायरेक्ट बेयरिंग जिसको कहा जाता है, और 50% किससे होगा, फास्टनिंग। 50% बाय डायरेक्ट बेयरिंग एंड 50% थ्रू फास्टनिंग, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, when the axis of load lies in the plane of rivet group, then the rivets are subjected to, यदि रिवेट ग्रुप है, ठीक है, तो लोड की जो एक्सिस है वो यदि लाई करती है प्लेन ऑफ रिवेट ग्रुप में, तो रिवेट में कौन सी स्ट्रेस होगी वो आपको बताना है, ओनली शियर स्ट्रेस, ओनली टेंसाइल स्ट्रेस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं यहाँ पर क्या होगा। ये ग्रुप ऑफ रिवेट है, यहाँ पर 4 रिवेट लगे हुए हैं, एसेंट्रिकली लोडेड रिवेट जॉइंट। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर यदि इस लोड की हम बात करते हैं, ये सेंटर पे हम मान लेते हैं इसको, कहाँ पर है, सेंटर में है, ये सेंट्रॉइड है रिवेट का, ठीक है, ग्रुप ऑफ रिवेट का क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा। तो यहाँ पर 2 फोर्स लगेंगे, कौन कौन से फोर्स होते हैं, इस लोड के कारण जो रिवेट हैं उनमें 2 स्ट्रेसेस आएगी, इस लोड के कारण 2 स्ट्रेसेस आती है, यदि यहाँ पर होगा तो कौन कौन सी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस। लेकिन यदि इस फोर्स को यहाँ पर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उस केस में ओनली डायरेक्ट स्ट्रेस होती है, इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी समझेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेस होगी और इनडायरेक्ट स्ट्रेस वहाँ पर नहीं होगी उस केस में, ठीक है, उस केस में क्या होगी, इनडायरेक्ट स्ट्रेस नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 में यदि लोड की एक्सिस लाई करती है प्लेन ऑफ रिवेट ग्रुप में, तो सिर्फ वहाँ पर शियर स्ट्रेसेस होगी, टेंसाइल स्ट्रेसेस नहीं होगी। और टेंसाइल स्ट्रेस कहाँ से जनरेट होती है, जहाँ पर बेंडिंग होता है, ठीक है, बेंडिंग से टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होती है। तो यहाँ पर बेंडिंग भी नहीं होगी, बेंडिंग कब होती है, जब कुछ एसेंट्रिसिटी होगी। और आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि एसेंट्रिसिटी यहाँ पर क्या है, जो एक्सिस है लोड की वो कहाँ लाई करती है, प्लेन ऑफ द रिवेट ग्रुप। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, ओनली शियर स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर ए इज करेक्ट। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हेन द एक्सिस ऑफ लोड लाइज इन द प्लेन ऑफ रिवेट ग्रुप, देन द मोस्ट हेवीली लोडेड रिवेट विल बी द वन विच, ये सेम क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ग्रुप ऑफ रिवेट है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो 4 रिवेट है या और भी आप ज़्यादा रिवेट यहाँ पर ले सकते हो, ग्रुप ऑफ रिवेट है, तो कौन से रिवेट में ज़्यादा लोड आएगा, ज़्यादा स्ट्रेस आएगी, वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 स्ट्रेसेस होगी, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्ट्रेस का मतलब क्या होगा, ये जो लोड लगा हुआ है, जितना भी लोड होगा वो इन चारों रिवेट में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो चारों रिवेट में एक तो डायरेक्ट स्ट्रेस होगी, ये रेड एरो से आप देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है, चारों स्ट्रेस होगी, और वो कितनी होगी, जितना लोड है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिवेट। तो डायरेक्ट स्ट्रेस कितनी होगी, F/4। और इनडायरेक्ट स्ट्रेस क्या होगी, इस लोड के कारण इसमें जो टॉर्क होगा, जो टॉर्सन होगा, ठीक है, या जो बेंडिंग होगी,
उसके कारण जो स्ट्रेस होगी वो कहलाएगी इनडायरेक्ट स्ट्रेस। अब उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसकी यदि हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो रिवेट को ज्वाइन करना होता है कहाँ से, सेंट्रॉइड से। ये रिवेट का सेंट्रॉइड है, यहाँ से हम इसको ज्वाइन करते हैं, उसके परपेंडिकुलर होगी इनडायरेक्ट स्ट्रेस। ठीक है, इसको समझ लेते हैं यहाँ पर एक बार और। ये सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड से हमने किसको ज्वाइन किया, हमने रिवेट को। ठीक है, रिवेट को ज्वाइन किया और इसके परपेंडिकुलर ये स्ट्रेस होगी इनडायरेक्ट, ये इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, इस तरीके से चार क्या होगी, इनडायरेक्ट स्ट्रेस। अब हमें यदि हमने निकालना है, रिवेट में दो स्ट्रेस होगी, एक रिवेट में एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो पर्टिकुलर यदि हम किसी एक रिवेट की बात करते हैं तो वहाँ पर टोटल स्ट्रेस निकालेंगे, वो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ इनडायरेक्ट स्ट्रेस स्क्वायर प्लस डायरेक्ट स्ट्रेस का स्क्वायर होगा प्लस 2 इंटू इनडायरेक्ट इंटू डायरेक्ट स्ट्रेस और कॉस थीटा। अब थीटा यहाँ पर क्या होगा, थीटा ये एंगल होगा इन दोनों के बीच में, दोनों स्ट्रेस के बीच का जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा जो थीटा आई है वो एंगल बिटवीन द लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस शोन इन फिगर। जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स की, उनके बीच का ये एंगल है। तो सबसे कम एंगल कॉस थीटा यदि कम होगा तो ये एफ कितना होगा, मैक्सिमम होगा। यदि कॉस थीटा 0 है, कॉस थीटा 0 का मतलब कितना हो जाएगा 1, और कॉस 90 का मतलब कितना होता है, कॉस 90 का मतलब होगा 0। तो थीटा जितना कम होगा उतनी ही स्ट्रेस क्या होगी, अधिक होगी उस रिवेट में। तो ऑप्शन डी यदि हम देखेंगे, गिव्स द मिनिमम एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस एफ ए एंड एफ एम, वेयर एफ ए इज द लोड शेयर्ड बाय द ईच रिवेट ड्यू टू एक्सियल लोड। ठीक है, इसमें कितना था, 4 रिवेट थे तो F/4 होगा। एंड एफ एम इज द शेयरिंग लोड ड्यू टू मोमेंट इन एनी रिवेट। मोमेंट में शेयरिंग लोड के कारण, ठीक है, जो एसेंट्रिसिटी है उसके कारण क्या होगा, शेयरिंग लोड होगा, जो कि इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में शेयरिंग लोड वहाँ पर नहीं था। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें एंगल मिनिमम होगा, मिनिमम एंगल होगा उस केस में, उसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा लोड स्ट्रेस रहेगी, हेवली लोडेड रहेगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस उस रिवेट में होगी। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर डी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट इज फ्री फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेसेस। 3 आपको दिए ABC, 3 ऑप्शन, लेप जॉइंट, बट जॉइंट, सिंगल कवर, डबल कवर। ये ऑप्शन लास्ट दिया हुआ, नन ऑफ द अबव। तो हम तीनों को समझ लेते हैं, पहले होते क्या हैं, उसके बाद क्वेश्चन हम देखेंगे। पहले लेप जॉइंट, बट जॉइंट समझ लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच 2 प्लेट्स आर जॉइंट टुगेदर बाय यूज ऑफ रिवेट इज कॉल्ड रिवेटिंग। 2 टाइप्स ऑफ रिवेट जॉइंट्स, पहला होता है लेप जॉइंट, when the 2 members to be connected together by overlapping and rivet inserted in overlap section। ये 2 प्लेट है, इन दोनों प्लेट को कनेक्ट किया गया है, ओवरलैप किया गया है एक दूसरे को, ठीक है, और जितना ओवरलैप सेक्शन है वहाँ पर हमने रिवेटिंग की है, तो उसको कहा जाता है लेप जॉइंट। सेकेंड होता है बट जॉइंट, when the 2 members are to be connected by placing the members end to end, and additional plate or plates provided on either one or both sides to attach them properly, then this joint is called butt joint and the additional plate is called cover plate। बट जॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा, 2 मेंबर है जिसको भी कनेक्ट किया जाता है, उसको प्लेस हम कैसे करेंगे, एंड टू एंड। अब उसको ओवरलैप नहीं किया जाता है, एक ये मेंबर है, ठीक है, इसको प्लेस किया इस मेंबर के एंड से, दोनों के एंड आपस में मिलाए जाते हैं, और उसके ऊपर या तो एक प्लेट या 2 प्लेट की सहायता से, जिसको कि कवर प्लेट कहा जाता है, ये कवर प्लेट है और ये मेन प्लेट है, कवर प्लेट रखी जाती है और उसको फिर रिवेट की सहायता से उसको जॉइंट किया जाता है 2 प्लेट को, उसको हम कहेंगे बट जॉइंट। इसके 2 एग्जांपल होंगे, सिंगल कवर, सिंगल बोल्टेड बट जॉइंट। एक बोल्ट का यूज़ किया गया है, एक कवर प्लेट है, यहाँ पर डबल कवर, 2 कवर प्लेट है, डबल बोल्टेड बट जॉइंट, और डबल बोल्टेड यहाँ पर क्या है, बट जॉइंट, 2 जॉइंट यूज़ किए गए हैं। क्वेश्चन क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिवेट जॉइंटेड इज फ्री फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेस, स्लैब जॉइंट, बट जॉइंट, बट जॉइंट। अब आपको ऑप्शन तो समझ में आ रहे होंगे ऑप्शन का मतलब क्या है। अब बेंडिंग स्ट्रेस किस में नहीं होती वो हम देख लेते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ होगी, जहाँ पर इसेंट्रिसिटी होती है, ये आपको ध्यान रखना। बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ पर होगी, जहाँ पर इसेंट्रिसिटी होगी। तो यहाँ पर यदि आप देखोगे एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है, इन दोनों की एक्सिस, लाइन ऑफ एक्सिस अलग अलग है, इनके बीच में कुछ इसेंट्रिसिटी है, तो यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो जाएगी। ठीक है, सेम यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो एक जो जॉइंट होता है बट जॉइंट, जिसमें कि दोनों साइड हम क्या करते हैं, कवर प्लेट लगाते हैं। कवर प्लेट लगाएंगे तो उस केस में वहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट नहीं होती है। प्रोवाइड अ बट जॉइंट रेदर देन अ लेप जॉइंट फॉर मेन टू रीजन। दो कारण से हम क्या करते हैं, बट जॉइंट का यूज़ करते हैं, किसके कंपेयर में, लेप जॉइंट के। वो दो कौन से रीजन होंगे, पहला रीजन होता है इन द केस ऑफ अ डबल कवर बट जॉइंट द टोटल शियर फोर्स टू बी ट्रांसमिटेड बाय द मेंबर्स इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स एंड द फोर्स एक्ट ऑन ईच हाफ। जो फोर्स होता है वो दोनों प्लेट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बराबर। एक तो ये रीजन होता है, और दूसरा रीजन क्या होता है, इन द केस ऑफ डबल कवर बट जॉइंट eccentricity of force does not exist and hence bending is eliminated, whereas it exists in the case of lap joint। तो ही मैंने आपको समझाया था, eccentricity जहाँ पर होगी वहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस आएगी। यदि बट जॉइंट की बात करते हैं, डबल कवर है, तो वहाँ पर eccentricity नहीं होगी, eccentricity वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी, और वो क्या होगा, उससे क्या होगा कि जो बेंडिंग होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी, बेंडिंग स्ट्रेस वहाँ पर नहीं होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, आंसर सी, बट जॉइंट विथ डबल कवर प्लेट्स। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 10, आंसर सी इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।